हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिकीकरण के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इम्पैक्ट्स ऑन इंडियन सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फैक्टर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ऑब्स्टेकल्स इन मॉडर्नाइजेशन। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन है क्या, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर गर्ल्स है वो पार्टी कर रही है या फिर गर्ल्स सेल्फी ले रही है, इनका पहनावे में चेंजेस है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि इनकी तुलना हम परंपरागत महिलाओं से करें जिनके पास न मोबाइल फ़ोन होते थे, घर की चार दीवारी तक ही वो सीमित रहती थी और पहनावा भी उनका अलग तरह का होता था, तो वो परंपरागत समाज के साथ यदि इनकी तुलना करें तो ये मॉडर्न है। मॉडर्न का तात्पर्य ये हुआ पुराने मूल्यों को छोड़कर नवीन मूल्यों को धारण करना आधुनिकता है। और ये आधुनिक बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम आधुनिकीकरण कहेंगे। आधुनिकीकरण का तात्पर्य क्या होगा, पुराने मूल्यों को छोड़कर उनकी जगह पर आधुनिक समय के नए मूल्यों को अपनाना आधुनिकीकरण कहलाता है। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की परिभाषाएं क्या है और इसका अर्थ क्या है। देखिए, कोई समाज है, उसके परंपरागत रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं को उसने छोड़ दिया और आधुनिक जो उसमें आधुनिक समय के अनुसार नवीन परिवर्तन आया है, तो इसको हम कहेंगे कि समाज है वो आधुनिक हुआ है। और ये परिवर्तन आने की जो प्रक्रिया है, नयापन आने की जो प्रक्रिया है, ये आधुनिकीकरण है। इसको एक एग्जाम्पल और से भी हम समझते हैं। एक जैसे कोई लड़का है, उसने अलग तरह का हेयर स्टाइल करवा रखा है, कटिंग करवा रखी है, आईब्रोज करवा रखी है, क्रीम लगा रखे हैं, अलग तरह के फैशनेबल कपड़े पहन रखे हैं, तो उस लड़के को हम क्या कहेंगे कि वो मॉडर्न है। और उसका देखा देखी जब दूसरे बच्चे भी ऐसे करने लग जाए तो वो क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। मतलब आधुनिक बनने की प्रक्रिया है वो आधुनिकीकरण कहलाएगी। अब हमने ये फैशन की बात की, तो ये आधुनिकीकरण का केवल एक पक्ष है। इसके पश्चात हम आगे इसकी परिभाषाओं को यहाँ से विस्तार से जानते हैं। अब आधुनिकीकरण की शुरुआत किस कारण से, औद्योगिकरण के कारण हुई। जब उद्योगों की स्थापना हुई तो सारे मूल्यों में, सामाजिक मूल्यों में, धार्मिक मूल्यों में, राजनीतिक मूल्यों में, सांस्कृतिक मूल्यों में, सभी पक्षों में आमूलचूल परिवर्तन आया। इसका मतलब ये जो मूल्य थे, इनके जो परंपरागत सिद्धांत थे, उन परंपरागत सिद्धांतों को त्याग कर इसमें नयापन देखने को मिला। इसी को आधुनिकता कहा गया। और जब आधुनिकता आगे गतिशील रही तो जिसको आधुनिकीकरण कहा गया। तो आधुनिकीकरण है वो औद्योगिकरण का परिणाम रहा। परंपरागत समाजों में होने वाले परिवर्तनों या औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी समाजों में आए परिवर्तनों को समझने तथा दोनों में भिन्नता प्रकट करने के लिए विद्वानों ने आधुनिकीकरण की अवधारणा को जन्म दिया। परंपरागत समाज कैसे, जो पुराने समाज थे, औद्योगिकरण से पहले के समाज थे, उन समाजों में और आधुनिक समाजों में जो अंतर आए उनको समझने के लिए आधुनिकीकरण की अवधारणा का जन्म हुआ। इस एक प्रकार उन्होंने परंपरागत समाज को रखा, एक तरफ उन्होंने परंपरागत समाज को रखा तो दूसरी तरफ उन्होंने आधुनिक समाज को रखा। इस प्रकार उन्होंने परंपरागत बनाम आधुनिकता को जन्म दिया। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक आवश्यक व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन अवश्य होते हैं क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और जो समाज, जो संस्था, जो व्यक्ति, जो वस्तु परिवर्तन जिसके अंदर नहीं होता वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। अब देश, काल व समाज में इसकी गति में विभिन्नता पाई जा सकती है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से, परिवर्तन होता किन कारण से, परिवर्तन होता है नगरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण, संस्कृतिकरण के कारण, पश्चिमीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण, धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण व आधुनिकीकरण के कारण। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो आधुनिकीकरण है, क्योंकि यह प्रक्रिया सभी समाजों में सदा एक सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में गतिशील रहती है। आधुनिकीकरण शब्द का निर्माण आधुनिकता से होता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु आधुनिकता के घेरे में आ जाता है तो उससे के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब ये हुआ कि आधुनिकीकरण है वो सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया सकारात्मक रूप से सदैव चलती रहती है। आधुनिकता का अर्थ और परिभाषाएं। आधुनिकता एक जटिल अवधारणा है। कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान या समाज परंपरागत है या आधुनिक है या उत्तराधुनिक है, इसके बारे में स्पष्ट अंतर कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। परंतु आधुनिकता का अर्थ
प्राचीन संस्कृति या अनुभव में नया परिवर्तन होने को आधुनिकता कहा जाता है। जैसे हमारे खान पान में परिवर्तन आया है, हमारे रहन सहन में परिवर्तन आया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आया है, तो ये सब क्या आधुनिकता है। जैसे हमारे भारतीय समाज की यदि हम बात करें तो पहले शिक्षा गुरुकुल में या गुरु के पास आश्रम में दी जाती थी। अब वही शिक्षा और उसमें आध्यात्मिक तथ्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व होता था, परंतु आधुनिक जो शिक्षा है उसमें भौतिक संस्कृति का महत्व है और एक स्कूल या शिक्षण संस्थान के अंदर शिक्षा दी जाती है। तो आधुनिक समय में जो शिक्षा दी जा रही है वो आधुनिक है, परंपरागत से हम तुलना की तो आधुनिक है। और इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में गतिशीलता या परिवर्तनशीलता जारी है, लगातार नए नए मूल्यों को अपनाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आधुनिकीकरण। इसका मतलब समाज के अंदर विभिन्न पक्षों में नए मूल्यों को अपनाने की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा जाता है। देखिए, नए मूल्यों को अपनाना आधुनिकता है, मॉडर्निटी है, और उन नए मूल्यों को अपनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम आधुनिकीकरण कहेंगे। योगेंद्र सिंह ने आधुनिकता के 4 लक्षण बताए हैं। व्यक्तिवादिता, इसका मतलब आधुनिकता के अंदर क्या होगा, सामुदायिकता की भावना नहीं रहेगी, व्यक्तिवादिता की भावना आ जाएगी। संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में आ जाएंगे। व्यक्ति पूरे समाज या समुदाय के बारे में न सोचकर केवल अपने बारे में सोचेगा। ये आधुनिकता, ये समानता पर आधारित है। इसमें ऊंच नीच, जाति पाति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को अपनी योग्यता के अनुसार महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रदत्त परिस्थिति का महत्व है, न कि इसमें अर्जित परिस्थिति का महत्व है, न कि प्रदत्त परिस्थिति का है। परिवर्तन के प्रति आस्था, सामाजिक जो आधुनिकीकरण है इसका एक लक्षण योगेंद्र सिंह ने ये भी बताया है कि इसमें परिवर्तन को खुले हृदय से स्वीकार किया जाता है। मतलब इसमें रूढ़िवादिता के लिए कोई जगह नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ये होता है कि धर्म के आधार पर अंधविश्वासों, कर्मकांडों, पाखंडों, जादू टोनों में विश्वास न करके तर्क को महत्व देना, सभी को समान रूप से समझना, सभी धर्मों का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो ये लक्षण, 4 लक्षण बताए योगेंद्र सिंह ने। इसके पश्चात हम आधुनिकीकरण की परिभाषाओं के, आधुनिकता की परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं भी। आधुनिकता क्या है? एंथनी गिंडेस क्या कहते हैं, आधुनिकता अनिवार्य रूप से बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब क्या हुआ, यह केवल एक पक्ष में से संबंधित नहीं, केवल फैशन करने वाले को हम आधुनिक नहीं कहेंगे, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, राजनीति के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, धार्मिक संस्थाओं के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, संस्कृति के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, इन सभी पक्षों में परिवर्तन होने को हम आधुनिकता कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिकता अनिवार्य रूप से बहुआयामी या इसके कई पक्ष है। इसमें परिवर्तन व गत्यात्मकता अंतर्निहित होती है। परिवर्तन भी होगा इसमें, और गत्यात्मकता का मतलब हुआ इसमें निरंतरता भी होगी, गतिशीलता भी होगी। दुर्खीम के अनुसार आधुनिकता वह है जिसमें अधिकतम सत्रीकरण हो, इसमें अधिकतम सत्रीकरण पाया जाए, उसको दुर्खीम ने आधुनिकता कहा है। तो ये तो थी आधुनिकता की परिभाषाएं। आधुनिकता का मतलब, एक बात तो क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में कि आधुनिकता का मतलब ये होता है परिवर्तन होना, और आधुनिकीकरण का मतलब होता है परिवर्तन होने की प्रक्रिया। जैसे पश्चिमी संस्कृति का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, तो इसका मतलब मैं मॉडर्न हूँ, आधुनिक हूँ, और मेरे देखा देखी दूसरे लोगों पर भी यह प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गतिशील है, ये आधुनिकीकरण कहलाएगा। आधुनिकीकरण का अर्थ और परिभाषाएं। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का अर्थ परंपरागत ग्रामीण कृषक समाज से, अब जो परंपरागत समाज था, ग्रामीण समाज था, कृषक समाज था, जो केवल कृषि पर आधारित था, जातिवादी जहाँ पर हावी थी, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता नहीं थी, संकीर्णता थी लोगों के अंदर, रूढ़िवादिता थी, परंपराओं, अंधविश्वास, जादू टोनों का बोलबाला था, एक ऐसे समाज से एक धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान मानने वाले शहरी व औद्योगिक समाज में परिवर्तित होना आधुनिकीकरण कहलाता है। मतलब ग्रामीण समाज को शहरी समाज में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम ग्रामीण समाज आधुनिकीकरण कहेंगे। आधुनिकीकरण औद्योगिकरण का प्रतिफल है या परिणाम है। आधुनिकीकरण है वो किसका परिणाम है? औद्योगिकरण, क्योंकि जब से उद्योग लगे, अब उद्योग लगने के कारण क्या हो, लोग रोजगार के लिए कृषि व्यवसाय से निकलकर उद्योगों की तरफ बढ़े, और एक ही जगह पर संगठित होकर सभी धर्मों, जातियों के लोग आपस में मिलकर कार्य करने लगे, जिसमें धार्मिक संकीर्णता कम हुई, जातीय संकीर्णता कम हुई, महिलाएं भी बाहर निकलकर काम करने लगी, सभी प्रकार के भेदभाव जिससे कम हुए। तो इससे क्या हुआ, आधुनिकता आई, और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला।
तो औद्योगिकरण कारण रहा आधुनिकीकरण का। यह समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाली एक बहुआयामी व सतत प्रक्रिया है। औद्योगिकरण क्या है? बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी का मतलब हुआ सभी पक्षों में और निरंतर कंटिन्यू परिवर्तन लेकर आएगी। इसका मतलब ये नहीं है भी अब शिक्षा में परिवर्तन हो गया तो आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें परिवर्तन निसंदेह होगा। और ये सबसे पहले आधुनिकता का प्रचार प्रसार पश्चिमी देशों में हुआ। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण सबसे पहले पश्चिमी देश विशेषकर इंग्लैंड में हुआ, उससे वो प्रभाव फिर आगे दूसरे देशों में बढ़ा। तभी भारत के अंदर जब पश्चिमी देशों का जो प्रभाव भारत के ऊपर पड़ता है या अन्य देशों के ऊपर पड़ता है तो उसको हम कहते हैं औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण का तात्पर्य पश्चिमी देशों का अन्य देशों के ऊपर प्रभाव पड़ना आधुनिकीकरण कहलाता है। अब ये प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ेगा? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में तर्क आधारित नवीन बदलाव लाने वाली प्रक्रिया आधुनिकीकरण है। इसका मतलब आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से परिभाषित किया है, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर आधुनिकीकरण की क्या परिभाषा दी गई है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेनेडिक्स के अनुसार। बेनेडिक्स क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण से मेरा तात्पर्य है 1760 से 1830 में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति तथा 1784 से 1794 में फ्रांस के क्रांति के दौरान उत्पन्न परिवर्तनों से है। इसका मतलब औद्योगिक क्रांति का मतलब बेनेडिक्स ने क्या, आधुनिकीकरण का मतलब बेनेडिक्स ने क्या कहा है? औद्योगिकरण और फ्रेंच क्रांति को जिम्मेदार माना है। भी औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए उन्हीं परिवर्तनों को आधुनिकीकरण कहा गया। इस परिभाषा का तात्पर्य यह है कि यदि पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों का अनुकरण अन्य देश करते हैं तो वह आधुनिकीकरण कहलाता है। मतलब पश्चिमी देशों के उद्योगों की स्थापना हुई तो दूसरे देशों में भी उद्योग लगे। पश्चिमी देशों में वहाँ सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के, तो अन्य देशों में भी वैसा ही काम करने लगे। महिलाओं की स्थिति में, शिक्षा दर में जो सुधार हुआ, शिक्षा व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, वही अन्य उस पश्चिमी देशों के अनुकरण करके अन्य देशों में हुआ, तो वो क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण कहलाता है। इसका मतलब पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों का अनुकरण या नकल करके अन्य देश जब ऐसा बनने की कोशिश करते हैं तो वो आधुनिकीकरण कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति उद्योग के अंदर काम कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि व्यवसाय को छोड़कर, तो वो आधुनिक है क्योंकि उसने ग्रामीण क्षेत्र के जो मूल्य है उनसे हटकर काम किया है। उनके देखा देखी दूसरे व्यक्ति भी जाने लगे, वहाँ काम करने लगे, तो वो क्या हो गया? फिर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। जो आधुनिक बनने की प्रक्रिया यही आधुनिकीकरण कहलाता है, या सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वही आधुनिकीकरण कहलाता है। योगेंद्र सिंह क्या कहते हैं? जब परंपराओं के अंतर्गत परिवर्तन सम विकास के रूप में न होकर विषम विकास के रूप में होता है तो यह स्थिति आधुनिकीकरण कहलाती है। जब परिवर्तन परंपराओं के अंदर होगा, प्राचीन जो परंपराएं उनका महत्व कम होगा, परंतु ये जो परिवर्तन है ये सम विकास के रूप में न होकर विषम, अलग अलग तरीके से ये परिवर्तन होगा। श्रीनिवासन क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क में आने के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द है। इसका मतलब पश्चिमी देशों के संपर्क में आए, चाहे वो डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, और उस पश्चिमी देश का प्रभाव पड़ा जो देश संपर्क में आए उसके ऊपर, तो यही प्रक्रिया, यही परिवर्तन आधुनिकीकरण कहलाता है। AR देसाई क्या कहते हैं? मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र कौन से? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में, विचारों में तथा क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहलाता है। विचारों कैसे? जब परंपरागत जो विचार थे भारतीय लोगों के वो धार्मिक थे, अब भौतिकवादी विचार हो गए, तो ये विचारों में परिवर्तन आया। क्रियाओं में पहले हाथ से काम होता, ज़्यादातर कृषि का कार्य होता था, परंतु अब क्रिया है वो मशीनों पर निर्भर हो गई है और उद्योगों में काम होने लगा है। तो AR देसाई कहते हैं मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में, विचारों में तथा क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा जाता है। तो अब यहाँ पर एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि आधुनिकीकरण है वो एक प्रक्रिया है, वो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है, वो जीवन में पुराने मूल्यों को त्याग कर सभी पक्षों में नए मूल्य धारण करने की प्रक्रिया है। तो मानव जीवन में
पुराने मूल्यों विचारों को त्याग कर उनकी जगह नवीन परिवर्तन लाना आधुनिकीकरण कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राचीन व्यवस्था में परिवर्तन आता है और एक नवीन व्यवस्था का जन्म होता है। इस प्रकार आधुनिकीकरण की अवधारणा परंपरा में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। तो इसका मतलब प्राचीन जो व्यवस्था थी वो परिवर्तन हो, उसमें परिवर्तन आएगा और उसकी जगह नवीन व्यवस्था का जन्म होगा, यही आधुनिकीकरण कहलाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत प्राचीन व्यवस्था में परिवर्तित होकर एक नई व्यवस्था का जन्म होता है, वो आधुनिकीकरण कहलाता है। जैसे प्राचीन व्यवस्था क्या थी, महिलाएं घर के अंदर चार दीवारी के अंदर ही काम करेगी, उनका काम बच्चों के पालन पोषण और घर की देखभाल करना था। परंतु इस पश्चिमीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और ये माना जाने लगा कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है। आज महिलाएं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में सहयोग कर रही है। तो ये क्या है, आधुनिकीकरण है। अभी प्राचीन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, नवीन व्यवस्था आई। इसके पश्चात इस आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पैक्ट्स, फैक्टर्स और ऑब्स्टेकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। भी इसकी क्या विशेषताएं हैं। जो सबसे पहली विशेषता है इसकी है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, परंपरागत जो समाज था वहाँ पर धार्मिक कट्टरता थी, धर्म का बोलबाला था, धर्म का महत्व था, सभी जीवन के सभी पक्षों में धार्मिक कर्मकांडों का महत्व था और व्यक्ति के अंदर धार्मिक कट्टरता थी। अपने धर्म को श्रेष्ठ समझा जाता था और दूसरे के धर्म को हीन की भावना से समझा जाता था। परंतु वर्तमान समय के अंदर क्या हुआ, धर्म का महत्व कम हुआ है। सर्वधर्म समभाव का प्रचार प्रसार हुआ है, जिसमें व्यक्ति अपने धर्म का महत्व देने के साथ साथ दूसरे के धर्म को महत्व भी देता है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है आधुनिकीकरण की। आधुनिकीकरण के कारण धर्मनिरपेक्षता का प्रचार प्रसार हुआ है। साक्षरता दर में वृद्धि। आधुनिकीकरण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि आधुनिक समाजों के अंदर साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। न केवल पुरुषों की बल्कि महिलाओं की साक्षरता दर में भी सराहनीय सुधार हुआ है। इसके लिए नए नए शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं जगह जगह, और उन शिक्षण संस्थानों में अन्य देशों, विकसित देशों की टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई जा रही है। विज्ञान और तकनीकी जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे व्यक्ति है वो परंपरागत व्यवसाय को त्याग कर अपनी कौशल का उसमें विकास होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। शिक्षा दर में वृद्धि होने के कारण, नए नए शिक्षण संस्थानों में का जन्म होने के कारण, नए नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना होने के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिसके कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही है, जिससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और अधिक गति मिली है। परंपरा, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। औद्योगिकरण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो अनौपचारिक सामाजिक संबंध थे वो औपचारिक सामाजिक संबंधों में बदल रहे हैं। पहले जनसंख्या कम थी, जाति का महत्व था और नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों का महत्व था और सरल समाज था। इसीलिए आपस के संबंध है वो अनौपचारिक थे, एक दूसरे को जानते थे, संबंधों में घनिष्ठता थी। परंतु औद्योगिकरण के कारण, आधुनिकीकरण के कारण क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई और एक जगह पर बहुत सारे लोग काम करने लगे, जिससे व्यक्ति के ऊपर औपचारिक नियंत्रण के साधनों का प्रभाव बढ़ा और अब व्यक्ति एक दूसरे को जानता पहचानता नहीं है। स्वार्थ के संबंध स्थापित हुए हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संबंध स्थापित हुए हैं और संबंध अब अनौपचारिक से परिवर्तित होकर औपचारिक संबंध बने हैं। गतिशीलता में वृद्धि। आधुनिकीकरण है वो सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता का परिचायक है। इससे सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता का प्रचलन भी बढ़ा है। सामाजिक गतिशीलता और पहले परंपरागत समाजों के अंदर सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व देने के कारण, जाति का अधिक महत्व होने के कारण, व्यक्ति की संकीर्ण या रूढ़िवादी सोच होने के कारण उसमें सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता नहीं थी, क्योंकि व्यवसाय चिन्ह जाति के आधार पर होते थे। इसलिए एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को छोड़कर, जातीय व्यवसाय को छोड़कर, पुश्तैनी व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में नहीं जा सकता था। परंतु आधुनिकीकरण के कारण, औद्योगिकरण
उद्योग स्थापित हुए जिसमें लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ, जाति का महत्व कम हुआ और अब व्यक्ति अपनी कुशलता के अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है और वह एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर भी जाता है। जैसे गांव छोड़कर शहर चला गया, एक शहर में काम नहीं चला, एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला गया, तो इससे सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। विकासपरक अर्थव्यवस्था। आधुनिकीकरण ने अर्थव्यवस्था को विकासपरक बनाया है। पहले कृषि या लघु कुटीर उद्योग व्यक्ति की अर्थव्यवस्था का सहारा था, आजीविका का सहारा था, परंतु वर्तमान समय में औद्योगिकरण होने के कारण और महिलाओं के भी उद्योगों में काम करने के कारण प्रति व्यक्ति न केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई बल्कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, उनके रहन सहन में विस्तार हुआ और जो अर्थव्यवस्था है वो रूढ़िवादी या परंपरागत अर्थव्यवस्था से विकासपरक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुई। आधुनिकीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये परिवर्तनोन्मुखी है, यह परिवर्तन पर आधारित है क्योंकि यह परिवर्तन की प्रक्रिया यह सभी जीवन के सभी पक्षों आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक इन सभी पक्षों में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और इसमें परिवर्तन है वो खुले हृदय से स्वीकार किया जाता है क्योंकि यहाँ पर रूढ़िवादिता, रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं का महत्व बहुत कम हो जाता है। नौकरशाही का विकास। नौकरशाही का तात्पर्य क्या होता है? बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी। सरल समाज में नौकरशाही का अभाव पाया जाता था क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम थी और एक दूसरे पर नियंत्रण अनौपचारिक साधन जैसे परिवार, पड़ोस, दोस्त, प्रथा, परंपराएं, जाति, धर्म इनसे नियंत्रण स्थापित किया जाता था। परंतु जब जनसंख्या वृद्धि हुई, औद्योगिकरण के कारण एक जगह पर जनसंख्या बढ़ी तो सामाजिक संरचना जटिल हो गई और सामाजिक संरचना जटिल होने के कारण जो समाज है वो समाज में जटिलता आई और अब परंपरागत जो साधन थे नियंत्रण के, जो अनौपचारिक साधन से उनसे व्यक्ति पर नियंत्रण करना कठिन हो गया। फिर धीरे धीरे नौकरशाही का विकास हुआ, पुलिस सेना इनकी आवश्यकता पड़ी और ये नौकरशाही समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए और सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, विघटन को रोकने के लिए नौकरशाही का उदय हुआ। बाजार व्यवस्था के विकास। आधुनिकीकरण बाजार व्यवस्था का विकास भी किया क्योंकि अब व्यक्ति उत्पादन अधिक करता है, अधिक उत्पादन करता है तो वो उपभोग के लिए करता है। उपभोग का मतलब ये बाजार में वो बेचता भी है, उन चीज़ों का जिनका उत्पादन किया है बाजार में बेचता है और बाजार से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को खरीद कर भी लाता है क्योंकि अब आधुनिकीकरण के कारण जो परंपरागत समाजों की वस्तु विनिमय प्रणाली थी वो समाप्त हुई। उनकी जगह पर अब मुद्रा का प्रचलन हुआ और मुद्रा से ही लेन देन शुरू होने लगा जिससे बाजार व्यवस्था का विकास हुआ। अर्जित परिस्थिति का महत्व। परंपरागत समाजों में जहाँ एक तरफ प्रदत्त परिस्थिति का महत्व था, किस कुल में जन्म हुआ है, किस जाति में जन्म हुआ है, किस धर्म में जन्म हुआ है, ये महत्व रखा जाता था। यदि ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है तो उसकी परिस्थिति सामाजिक रूप से सबसे उच्च मानी जाती थी और शूद्र परिवार में जन्म हुआ है तो उसकी परिस्थिति निम्न मानी जाती थी। परंतु आधुनिकीकरण के कारण क्या हुआ, जो अर्जित परिस्थिति है उसका महत्व बढ़ा है और जो प्रदत्त परिस्थिति है उसका महत्व कम हुआ है क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण धर्म का, जाति का इनका महत्व घटा है। इनका महत्व घटने के कारण जो प्रदत्त परिस्थिति है उसका महत्व भी कम हुआ है। अब व्यक्ति यदि मेहनत करके अधिक धनवान बन जाता है, अधिक उच्च पद प्राप्त कर लेता है, कोई IAS ऑफिसर बन जाता है निम्न जाति का भी, तो उसकी परिस्थिति समाज में उच्च जाति के ब्राह्मण से बहुत ऊंची होगी। औद्योगिकरण पर आधारित। आधुनिकीकरण पूरी तरह से औद्योगिकरण पर आधारित है, ये औद्योगिकरण का ही परिणाम है। औद्योगिकरण की स्थापना के पश्चात ही आधुनिकीकरण का प्रचलन बढ़ा। गतिशीलता। आधुनिकीकरण है यह गतिशीलता पर आधारित है। यह समाज के सभी पक्षों में, गतिशीलता का तात्पर्य परिवर्तन, समाज के सभी पक्षों में परिवर्तन और गतिशीलता को स्वीकारता है, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो, और इसमें विशेषकर व्यावसायिक और सामाजिक गतिशीलता को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके पश्चात औपचारिकता। जो आधुनिकीकरण है इसमें अनौपचारिकता की जगह समाज के अंदर औपचारिकता को बढ़ावा दिया है क्योंकि अब आपस में संबंधों की घनिष्ठता खत्म हुई है। आधुनिकी समाज में संबंधों की घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, आपस में संबंधों की ठंडापन पाया जाता है, मतलब गर्माहट नहीं होती है। जो संबंध है वो आपसी स्वार्थ के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार आपस में संबंध होते हैं। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
इसमें औपचारिकता का प्रभाव बढ़ता है, औपचारिकता होती है। अब आधुनिकता के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक है जो आधुनिकता एक समाज को, परंपरागत समाज को आधुनिक बनाने में मदद करते हैं। तो इसमें बहुत सारे तत्व जिम्मेवार रहते हैं, जैसे औद्योगिकरण रहा, शिक्षा का प्रचार प्रसार रहा, नगरीकरण रहा, यातायात और संचार के साधन रहे। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां परंपरागत शिक्षा लगभग न के बराबर थी, निरक्षरता अधिक थी, तो अंधविश्वास का बोलबाला था, अज्ञानता थी। परंतु ज्यों ज्यों शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, लोगों के अंदर ज्ञान का संचार होता है, अज्ञानता का नाश होता है, उन्हें वास्तविकता का पता चलता है और लोग अंधविश्वास को छोड़कर तर्क को महत्व देते हैं, जिससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गतिशील होती है। यातायात व संचार के साधनों के कारण लोग एक स्थान पर आसानी से आने जाने लगे, एक देश से दूसरे देश में आसानी से आने जाने लगे। परिणाम स्वरूप दूसरे देश की संस्कृति का, दूसरे देश की विचारधाराओं का, दूसरे देश के रहन सहन, खान पान, धर्म का अन्य देश के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा, जिससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया को और अधिक गति मिली। औद्योगिकरण व नगरीकरण, आधुनिकीकरण का जो मुख्य कारण रहा औद्योगिकरण और नगरीकरण रहा, क्योंकि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप एक जगह पर व्यक्ति की योग्यता और कुशलता के आधार पर विभिन्न लोग एक स्थान पर कार्य करने लगे, जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृति के लोग आपस में रहने लगे। तो उसमें एक दूसरे के प्रति सहन शक्ति बढ़ी, एक दूसरे के मूल्यों को उन्होंने स्वीकारा, भेदभाव कम हुए, सहनशीलता बढ़ी। परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति मिली। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पश्चिमी शिक्षा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि आधुनिकीकरण की शुरुआत पश्चिमी देशों में हुई थी, विशेषकर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के पश्चात। और अब पश्चिमी शिक्षा, जब पूरी दुनिया में इंग्लिश राज था, अंग्रेज़ों का राज था, और भारत के अंदर भी जब अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण हम अन्य देशों के संपर्क में आए। उन देशों की, जैसे इंग्लिश शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, लॉर्ड मेकाले ने भी इसमें योगदान दिया था, वुड डिस्पैच लागू किया गया था। तो इन सब का प्रभाव ये हुआ कि भारत में जो शिक्षा आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित थी, जो धर्म पर आधारित थी, केवल नैतिक शिक्षा देने पर आधारित थी, परंपराओं प्रथाओं की रक्षा पर आधारित थी, वो शिक्षा भौतिकवादी शिक्षा हो गई। उसमें अब रोजगार को महत्व दिया जाने लगा, प्रशिक्षण शिक्षा और प्रशिक्षण को महत्व दिया जाने लगा। आध्यात्मिक और धर्म का महत्व वहाँ पर कम हुआ, जिससे आधुनिकीकरण को बल मिला। सार्वभौमिक कानून व्यवस्था, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में सार्वभौमिक कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम नहीं थे, सामाजिक मूल्य थे वो कहीं पर किसी रूप में थे, कहीं पर किसी रूप में थे। परिणाम स्वरूप समाज के अंदर एकता नहीं थी। जब ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात भारत में सार्वभौमिक कानून व्यवस्था लागू की गई, कानून के तहत सभी को समान समझा गया। हालांकि कुछ को इसमें वरीयत, जैसे अंग्रेजों को कानून में छूट थी, वो बात अलग है, परंतु जब सभी लोग एक ही कानून का पालन करते हैं, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है, कोई जाति भेदभाव, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, तो इस व्यवस्था ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और अधिक बढ़ावा दिया। राष्ट्रवाद व राजनीतिकरण, राष्ट्रवाद की भावना का तात्पर्य होता है अपने देश के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में सोचना। अब आधुनिकीकरण जो, जब राष्ट्रवाद की ब्रिटिश शासन के साथ उसको उखाड़ फेंकने के लिए जब भारत के अंदर आंदोलन हुए, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए, तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रवाद में राजनीतिकरण की भावना में, राजनीतिक जागृति की भावना के अंदर महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और लोगों के अंदर ज्यों ज्यों राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई, वो अपने खुद के स्वार्थों से ऊपर उठते गए, वो जाति धर्म के मूल्यों से ऊपर उठने लगे और एक साथ मिलकर उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए कार्य करने लगे, जिससे कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। आगे हम इसके प्रभाव पढ़ते हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या थे, तो उसमें हम यही लिखेंगे, जाति व्यवस्था में परिवर्तन। अब इसमें जो आधुनिकीकरण है उसका सबसे प्रभाव पड़ा, जो सामाजिक प्रभाव पड़ा भारत के अंदर, वो जाति व्यवस्था का ह्रास हुआ। इससे पूर्व में क्या था, जाति का महत्व था, जाति के आधार पर फिर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण होता था। परंतु आधुनिकीकरण के कारण व्यक्ति में अपनी कुशलता के अनुसार काम करने लगा, जिससे प्रदत्त परिस्थिति का महत्व घट गया, जाति व्यवस्था का महत्व घट गया और अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ा। इसके साथ साथ जब विभिन्न जाति धर्मों के लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर
काम करने लगे तो जातीय भेदभाव भी कम हुए। और इसके साथ साथ एक साथ काम करने के कारण अंतरजातीय विवाह प्रचलित हुए। भी लड़का और लड़की आपस में विभिन्न जातियों के एक साथ काम करते हैं, उनमें अफेयर हुआ तो उनमें शादी भी होने लगी। इसके कारण भी जाति है वो निर्बल हुई। संस्कृति में परिवर्तन, संस्कृति में भी परिवर्तन देखने को मिला। भारतीय संस्कृति के ऊपर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला। यहाँ के फैशन में, खान पान में, आचार व्यवहार में, बोलचाल में इंग्लिश भाषा का प्रचलन बढ़ा और अन्य देशों का खान पान, पहनावा, रहन सहन, आचार व्यवहार अपनाने लगे। भारतीय जो नैतिक मूल्य थे, जो सामाजिक मूल्य थे, सांस्कृतिक मूल्य थे, उनमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। खान पान में परिवर्तन हुआ। पहले जहाँ पर भारतीय समाज या संस्कृति के अंदर खान पान दलिया या खिचड़ी प्रमुख था या हलवा प्रमुख था, तो उनकी जगह पर अब विदेशी खान पान जैसे गोलगप्पे, चाउमीन, मंचूरियन, इडली, डोसे इनने लिया। इसके साथ साथ पहनावा है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन है। जहाँ पर महिलाएं घाघरा और सूट पहनती थी और जो पुरुष है वो धोती कुर्ता पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, उसकी में पूरी तरह से चेंजेस आया। महिलाएं हैं वो पैंट शर्ट पहनने लगी और पुरुष है वो भी पैंट शर्ट पहनने लगे। तो खान पान में भी परिवर्तन आया, रहन सहन में भी परिवर्तन आया। परिवार में परिवर्तन, आधुनिकीकरण के कारण परिवार जो थे वो विघटित हुए। जो संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में बढ़ गए। एकल परिवार का महत्व बढ़ा, संयुक्त परिवार का प्रभाव है वो कम हुआ। विवाह में परिवर्तन, वैवाहिक संस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ आधुनिकीकरण के कारण। एक तो इसमें अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा, प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा। एक इसमें जो विलंब विवाह या देरी से विवाह करना, लंबी उम्र तक कुंवारे रहना या आजीवन विवाह न करना, इस तरह के प्रचलन बढ़े। बाल विवाह लगभग समाप्त हुआ, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन बढ़ा। और इसके साथ साथ आधुनिकता का प्रभाव, लिव इन रिलेशनशिप भी शुरुआत हुई। मतलब बिना शादी के ही एक हस्बैंड वाइफ की तरह साथ साथ रहना, जो पश्चिमी देशों में होता है वो भारतीय समाज में भी देखने को मिल रहा है। समलैंगिक विवाह का प्रचलन बढ़ा। तो वैवाहिक संस्था में भी परिवर्तन हुआ। जीवन स्तर में परिवर्तन, लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुआ। लाइफस्टाइल सुधरा है। आज पहले एक समय होता था गर्मी के सीजन में एक लकड़ी बांधकर उसके ऊपर बिस्तर डालकर और उसको हिलाया जाता था हवा लेने के लिए। फिर हाथ से बने हुए पंखे हैं जिनको बीजना कहा जाता है। परंतु अब देखिए एसी है, कूलर है, फर्राटे हैं, मतलब बहुत हवा देने के लिए या गर्मी से बचने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं आई। तो जीवन के प्रत्येक स्तर में अब देखिए प्रत्येक गांव के अंदर, शहर के अंदर हम देखते हैं कोठियां, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई जा रही है। गाड़ी बंगले का शौक है सभी को, वो पूरा किया जा रहा है। प्रत्येक के पास किसी न किसी तरह का वाहन है, व्हीकल है, रहने का स्टैंडर्ड अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, महिलाएं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। पहले जहां महिलाएं घर की चार दीवारी तक सीमित रहती थी, अब महिलाएं शिक्षा प्राप्त करके, प्रशिक्षण प्राप्त करके, अपने कौशल का निखार करके घर से बाहर निकल कर भी काम करने लगी, जिससे वो आर्थिक रूप से संपन्न हुई, आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं रही, जिसके कारण उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान है वो भी ऊंचा हुआ। महिलाओं की स्थिति सुधरी, समाज ने भी महिलाओं की स्थिति को सकारात्मक रूप से लिया। हालांकि इसके कारण महिलाओं पर अपराध भी बढ़े हैं। सामाजिक वर्ग में परिवर्तन, जहाँ पर पहले वर्ग जाति के आधार पर बने हुए होते थे, धर्म के आधार पर बने हुए थे, अब यहाँ पर वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग बने, या धनिक वर्ग और निर्धन वर्ग में परिवर्तन हुआ। इसके पश्चात सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, और आधुनिकीकरण के कारण सामाजिक संबंधों में भी आमूलचूल परिवर्तन आया। जो जहाँ पहले सामाजिक संबंध अनौपचारिक थे, घनिष्ठ संबंधों में घनिष्ठता थी, उनकी जगह अब संबंध औपचारिक बने और संबंधों में घनिष्ठता का अभाव हुआ। मनोरंजन का व्यापारीकरण, परंपरागत समाज में मनोरंजन है वो घर के अंदर ही किया जाता था। जैसे नुक्कड़ नाटक होते थे, घर के अंदर भजन कीर्तन होते थे, आपस में हंसी मजाक होता था। परंतु उसकी जगह पर आधुनिकीकरण के पश्चात मनोरंजन का व्यापारीकरण हुआ। जैसे सपना चौधरी के डांस हम देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वो जब डांस करती है तो वो उसके लिए पैसे लेती है। या टीवी सीरियल के अंदर हम कोई जोकिंग प्रोग्राम देखते हैं, सिनेमा थिएटर के अंदर जो फिल्में चलती है, नाटक चलते हैं, सीरियल चलते हैं, वो सब क्या है, पेड होते हैं। मतलब उनके लिए कहीं न कहीं वो पैसों के लिए काम करें। अब लोगों का मनोरंजन, जब पैसे लेकर लोगों का मनोरंजन किया जाने लगता है, तो उसमें उसे मनोरंजन का व्यापारीकरण कहा जाता है। शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। पहले शिक्षा आध्यात्मिकता पर, नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, तो वहीं अब शिक्षा रोजगार पर आधारित है, भौतिकवाद पर आधारित है।
पहले शिक्षा जहाँ गुरु के आश्रम में दी जाती थी, अब शिक्षा है वो एक शिक्षण संस्थानों में हाई टेक्नोलॉजी से दी जाती है। जैसे आधुनिक समय में तो शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन भी दी जाने लगी है, जहाँ पर स्कूल कॉलेज में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। भाषा में परिवर्तन आया, अब आम बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं तो वहाँ पर भी जो भाषा है उसके अंदर अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा है। हिंदी भाषा का प्रभाव है वो कम हुआ है, और उसके आधुनिकीकरण के पश्चात अंग्रेजी पर भाषा का प्रचलन भी बढ़ा है। और लोग है वो जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी स्टाइल में रहना पसंद करते हैं, तो उसको लोग आधुनिक समझते हैं, आधुनिकता का प्रतीक भी बना है। राजनीतिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। आधुनिकीकरण के पश्चात जो तानाशाही व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, वो समाप्त हुई। उसकी जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन बढ़ा, जो समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। नौकरशाही का जन्म, पहले नियंत्रण अनौपचारिक साधनों जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोस, विवाह, धर्म, जाति के द्वारा रखा जाता था, परंतु आधुनिक समाज जटिल होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण अनौपचारिक साधनों से नियंत्रण रखना संभव नहीं हुआ। तो उसकी जगह पर बहुत सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ी, पुलिस बल की नियुक्ति करनी पड़ी, सेना की नियुक्ति करनी पड़ी, जिससे नौकरशाही का जन्म हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, क्योंकि इससे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, नित्य नए नए आविष्कार किए जाने लगे, खोज की जाने लगी, अधिक से अधिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाने लगी, और परिणाम स्वरूप नए नए जो उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसका निरंतर विकास होता गया। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। पहले परंपरागत ग्रामीण समाज के अंदर जो व्यवसाय था वो जाति के आधार पर था, जाति से बाहर व्यक्ति अन्य व्यवसाय नहीं कर सकता था, परंतु आधुनिक समय में जो व्यवसाय व्यक्ति अपनी कुशलता के आधार पर करता है। जहाँ पहले जो व्यवसाय थे वो केवल कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय किए जाते थे, परंतु अब व्यक्ति कृषि उत्पादन या फिर कृषि कार्य से बाहर निकला, और अब वो अपनी कुशलता के अनुसार उद्योगों में, फैक्ट्रियों में स्वयं का व्यवसाय करने लगा, जिससे आर्थिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और लोगों के जीवन स्तर में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं ऑब्स्टेकल कौन कौन सी है, बाधाएं कौन कौन सी है। ये बाधाएं किसके बारे में पढ़ेंगे हम, आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा कौन कौन सी है। तो इसमें पहली है निरक्षरता। आधुनिकता का मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन होना। उस परिवर्तन को यदि स्वीकार न करें तो फिर आधुनिकता का या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है। और परिवर्तन को स्वीकार हम कब नहीं करेंगे, जब हमारे अंदर अज्ञानता होगी। तो निरक्षरता सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी बाधा है आधुनिकीकरण में, क्योंकि जहाँ जहाँ निरक्षरता होगी वहाँ तर्क का महत्व कम होगा और धर्म का, धार्मिक मूल्यों का महत्व अधिक होगा। परिणाम स्वरूप व्यक्ति है रूढ़िवादी होगा, और आधुनिक जो होने वाले परिवर्तन है उनका वो विरोधी होगा और परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा। और परिवर्तन को स्वीकार नहीं करने के कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। रूढ़िवादिता भी परिवर्तन विरोधी होती है, किसी भी हालत में किसी भी तरह के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। ये जैसे पुराने बुजुर्गों को हम देखते हैं, उनको आप कहते हुए सुना होगा भी, जो आधुनिक समाज है वो बहुत ख़राब समाज है, हवा ख़राब चल रही है। तो इसका तात्पर्य वो रूढ़िवादी है, वो अपने आप को समय के अनुसार ढालना नहीं चाहते हैं। और इससे यदि समाज रूढ़िवादी है, परिवर्तन विरोधी है, तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। अंधविश्वास भी आधुनिकीकरण के मार्ग में एक बाधा है, क्योंकि अंधविश्वास परंपरागत समाज की विशेषता है, प्राचीन समाज की विशेषता है, जहाँ पर जादू टोनों, बलि देने में विश्वास किया जाता था, नर बलि तक दी जाती थी। परंतु आधुनिक समाज है वो तर्क प्रधान समाज है, तो अंधविश्वास है वो तर्क से ध्यान हटाकर जादू टोनों पर ध्यान लेकर जाता है। तो अंधविश्वास है वो भी आधुनिकीकरण में एक बाधा है। जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को निर्बल करती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की कुशलता, योग्यता का महत्व न होकर जाति का महत्व होता है। और वैवाहिक संस्था भी जाति व्यवस्था वैवाहिक संस्था को भी नियंत्रित करती है। यह व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष को, खान पान, आचार व्यवहार, रहन सहन, सामाजिक सहवास, इन सब को नियंत्रित करती है। इनमें होने वाले परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है। परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है उसमें ब्रेक आता है, रुकती है। निर्धनता भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बाधा है, क्योंकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का मतलब हो गया जीवन के प्रत्येक पक्ष में सुधार आना, बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा होना, उसको अच्छे रोजगार उपलब्ध होना,
उसका खान पान पहनावा अच्छा होना, परंतु गरीबी के कारण इन पक्षों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, इन पक्षों में सुधार नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूषित राजनीति भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में एक बाधा है, क्योंकि राजनीति के आधार पर एक पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है और दूसरे पक्ष को कम महत्व दिया जाता है। एक पक्ष को जहां बहुत अधिक आरक्षण दे दिया जाता है, तो जहां दूसरे पक्ष को गरीब होने के बावजूद भी आरक्षण नहीं मिलता है। एक नेता जब चुनाव लड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है और उसके बाद भ्रष्टाचार करके, घोटाले करके बहुत ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक मूल्य उनका पतन हुआ है और आधुनिकीकरण के अनुसार राजनीति है वो पिछड़ जाती है और आधुनिकीकरण में एक बाधा बन जाती है। वैचारिक विभिन्नता भी आधुनिकीकरण के मार्ग में एक बाधा है। 3 तरह की विचारधाराएं प्रचलित है। एक विचारधारा तो परंपरागत मूल्यों को त्याग कर आधुनिक मूल्यों के अपनाने के एकदम से विपरीत है। एक विचारधारा ये कहती है कि परंपरागत मूल्यों को आधुनिकता के लिए त्याग कर देना चाहिए। तीसरी विचारधारा ये कहती है कि परंपरागत मूल्यों को एक सीमा तक त्याग कर ही आधुनिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। इसका मतलब इन विचारों में टकराव रहता है और आधुनिकता के या सामाजिक परिवर्तन को स्वीकारने में सभी एकमत नहीं हो पाते। यातायात और संचार के साधनों का अभाव। हालांकि यातायात और संचार के साधनों में सुधार हुआ है, परंतु यदि यातायात और संचार के साधन अविकसित है, विकसित नहीं है, विकसित देशों की तरह नहीं है, जिससे दूसरे देशों के साथ आवागमन में बाधा आती है या दूसरे देशों के साथ संपर्क करने में बाधा आती है, तो भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, क्योंकि उन देशों में होने वाले परिवर्तन, विकसित देशों में होने वाले परिवर्तन को अलग विकसित या विकासशील देशों में यातायात और संचार के साधनों के अभाव में लागू नहीं किया जा सकता। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ये विकसित देशों में अधिक तीव्र गति से, अलग विकसित देशों और विकासशील देशों में, विकसित देशों के मामले में धीमी गति से चलती है, क्योंकि उन देशों में सुविधाएं कम है, साक्षरता दर कम है, रूढ़िवादिता का बोलबाला और अंधविश्वास का बोलबाला है, जाति प्रधान होते हैं, वो निर्धनता होती है। इन परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अलग विकसित और विकासशील देशों में विकसित देशों के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। अब हम सेल्फ असेसमेंट सेशन में पढ़ते हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आधुनिकीकरण के 3 लक्षण बताएं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आधुनिकीकरण के कोई 2 कारक या बाधाएं बताएं, 2 कारक बताएं पूछा जा सकता है, 2 बाधाएं बताएं पूछा जा सकता है। आधुनिकीकरण का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं को बताएं, 16 नंबर का क्वेश्चन। आधुनिकीकरण क्या है? भारत में आधुनिकीकरण के प्रभावों को बताएं, 16 नंबर का क्वेश्चन। आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए इसके कारकों को बताएं, 16 नंबर का क्वेश्चन। और आधुनिकीकरण क्या है? भारत में आधुनिकीकरण की प्रमुख बाधाओं को बताएं, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी तरह का कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।